आज के सुपरस्टार्स का नाम बताइए जिसे लोग सुपरस्टार कहते हैं। देखें जी, जो कमर्शियली आज कमर्शियली स्टार है ना जी, जिसकी कमर्शियल वैल्यू है वही सुपरस्टार है। बिल्कुल। और देखिए, अब हमारे ज़माने में सुल्तान राय साहब बिल्कुल बहुत बड़े एक्टर थे Legend। और उनके बगैर फिल्म बनाने का तो सब्र नहीं था। जी। कोई बंदा फिल्म साज सोच नहीं सकता तो कि फिल्म उनके बगैर बनाई जाए। पंजाबी फिल्म की बात कर रहा जी, हूँ। जी। तो वो फिर उनसे बड़ा सुपरस्टार तो कोई ना हुआ जी, कि हर प्रोड्यूसर की एक पंजाबी फिल्म बनाने वाले की ये ख्वाहिश है कि यार डिमांड होती थी। मैंने सुल्तान राय के बगैर फिल्म नहीं बनानी, राय साहब को लेना है। तो राय साहब ने 850-900 फिल्म में काम किया, तो इससे बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो आज का चूँकि उनकी कमर्शियल वैल्यू थी, वो बॉक्स ऑफिस पे बिकते थे। आज भी जो कमर्शियल वैल्यू जिसकी है या जो बिकता है वो सुपरस्टार है। किसे समझते हैं आप? जो बिकता है। आपके ख्याल में देखिए, कौन? मैं मैं आपकी एक बात कर रहा हूँ। देखिए, बिकने वाली बात मैंने दूसरी दफ़ा भी आपको कहा है, जो बिकता है, बिकता कोई नहीं है इस वक्त। कोई नहीं बिकता इस वक्त। हमारे ज़माने में जब मैं जैसे राय साहब की बात कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही फिल्म शुरू होती थी ना, तो राय साहब होते थे उस फिल्म में, सुल्तान राय साहब। तो वो फिल्म 20-30 लोग ख़रीदने के लिए आ जाते थे जी। जी मुल्तान हमें दे दें, हाँ पिंडी हमें दे दें, मुल्तान हम ले लेंगे, कोई गुजरावाला मैं लेने आया हूँ। कोई 10,000 दे जाता था, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000, यानी फिल्म साज को दे जाता था। ये तो है उसकी वैल्यू, फिल्म की वैल्यू। और उस फिल्म की वैल्यू बनी उस एक्टर की वजह से। आज किसी फिल्म के लिए भी कोई बंदा नहीं आता कि जी ये 50,000 आप ले लें तो मुझे सियालकोट दे दें, मुझे गुजरावाला दे दें, मुझे पिंडी दे दें, मुझे कोई नहीं आता ख़रीदने के लिए। यानी एक पैसा भी नहीं आता, कोई बंदा ख़रीदने आता ही नहीं। तो अगर कोई बंदा ख़रीदने ही नहीं आता किसी चीज़ को, तो वो चीज़ दुकान में पड़ी हुई है तो बेकार ही पड़ी हुई है ना, उसको तो ख़रीदने ही कोई नहीं आता। मैं समझ उसकी क्या वैल्यू हो सकती है उस चीज़? आजकल कोई बिकता ही नहीं है। आजकल कोई बिकता है, देखा जाए ना जी, तो अब कभी देखिए, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक्टर की बात कर रहा था, जैसे सुल्तान राय साहब की बात। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी बिका। जैसे ऐसे बुखारी साहब हमारे डायरेक्टर थे, उनका नाम लिखा जाता था ना कि हदायतकार ऐसे बुखारी, तो पार्टियाँ यानी लोग फिल्म ख़रीदने आ जाते, यार डायरेक्टर बड़ा है, डायरेक्टर्स के नेम पर वही हदायतकार वही डार, यानी वही डार साहब का नाम आ गया, डायरेक्टर बड़ा है। इवन हमारे दोस्त, ये तो खैर हमारे सीनियर्स थे जिनके मैंने नाम लिए, हमारे दोस्तों में यूनुस मलिक साहब एक ऐसे डायरेक्टर आए। अब मैं यहाँ ये बात अगर ना कहूँ, यूनुस मलिक साहब एक ऐसे डायरेक्टर आए जो जितने राय साहब बिकते थे ना, सुल्तान राय साहब, उतने ही वो बिकते थे। यानी हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में यूनुस मलिक साहब एक ऐसे डायरेक्टर आए जिन्होंने मौला जट बनाई, शेर खान बनाई, और उनका नाम ऐसे दीवार पे लिखा जाता था ना, तो इतने लोग फिल्म ख़रीदने आ जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये डायरेक्टर की भी वैल्यू थी हमारे एरा में। अगर मैंने अभी राय साहब का ये बताया, राय साहब के, सुल्तान राय साहब के बारे में, तो डायरेक्टर भी हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहुत से थे।
ये नहीं कि अब मैं सबके नाम लूँ, बड़े डायरेक्टर थे जो बिकते थे। जी सर। सर मेरा अगला सवाल, मसलहत और मुनाफकत में क्या फ़र्क है? देखिए जी, मुनाफकत जो है ना वो तो खैर प्योर, उसको तो एक तरफ रखते ना, वो तो खून ही नहीं चाहिए, डिप्लोमेसी, राइट। हम माफ कर दे। मसलहत जो है ना ये भी कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से मेरे नज़दीक करनी तो ये भी नहीं चाहिए, कहना तो सामने कहना चाहिए, बोल्ड कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन को देख के ना आप, ये अभी परसों तरसों की बात है, इसी मौजू पे बात हो रही थी मेरे एक दोस्त के साथ वहाँ स्टूडियो में, तो मसलहत जो है ना कभी कभी अगर बंदा कर ले ना तो बहुत सी कबाहतों से बच जाता है। बिल्कुल, बस इतना सा है, इतना सा तो वो तो है नहीं कि उसको तो आप बिल्कुल परे कर दें ना, परे करें, वो तो किसी काम की नहीं है वो। बिल्कुल। ये कभी कभी काम की हो जाती है मसलहत, लेकिन कभी कभार, कभी कभार, मैंने तो वैसे ही कहा कभी कभी अगर बंदा कर ले ना तो बहुत सी बच जाता है बंदा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, किसी ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताएं जिसे आप मुकम्मल तौर पर डायरेक्टर तस्लीम करते हैं। देखिए जी, सैयद नूर साहब जी, हमारे से कम से कम मैं अपने से कहूँगा, हमारे से तो फिर मेरे बहुत से और भी आ जाएंगे। सैयद नूर साहब मैं समझता हूँ मेरे से बहुत पीछे आए, बहुत बाद में, बहुत आगे, बहुत बाद में आए, यानी डायरेक्शन में। मेरे साथ उन्होंने एज ए राइटर भी काम किया, 10-12 8 फिल्में लिखी मेरे साथ उन्होंने। सैयद नूर साहब मेरे बहुत बाद आए, बहुत पीछे आए, लेकिन बहुत आगे चले गए, बहुत आगे निकल गए। सैयद नूर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे डायरेक्टर हमारे हसन अस्करी साहब हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं, वो उनसे भी अच्छे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। आपने मेरे से सवाल किया, मेरे से सवाल। नूर साहब बहुत आला डायरेक्टर हैं, लेकिन हसन अस्करी साहब उनसे भी ज़्यादा आला डायरेक्टर मेरी नज़र में। अस्करी साहब से अब मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कह भी देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे को ये फिल्मी सर्कल है इसलिए है सही। मतलब मैं हसन अस्करी साहब को बहुत आला डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मेरी नज़र में इस वक्त हसन अस्करी साहब से आला डायरेक्टर, यानी आला उनकी डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जितना अलजबरा या इसकी ज्योमेट्री डायरेक्शन की वो समझते हैं ना, वो मेरा ख्याल है इतनी जानता ही कोई नहीं। अच्छा सर, अगर आज आपको पंजाबी फिल्म बनाने की ऑफर हो तो आप किस टॉपिक पर मूवी बनाना पसंद करेंगे? देखिए, फिल्म एक कमर्शियल मीडिया है, बिल्कुल, उसको बॉक्स ऑफिस पे जो भी कोई फिल्म बनाता है वो इसी नज़रिए से बनाता है जी कि यार ये बॉक्स ऑफिस पे इसको हिट होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी अगर आज मुझे कोई फिल्म ऑफ़र होगी या मिलेगी तो मैं भी ये कोशिश करूँगा, जैसे मैंने पिछली फिल्मों में भी यही मेरी कोशिश होती थी कि बॉक्स ऑफिस पे ये नहीं, पब्लिक मेरी इस फिल्म को जो मैं बना रहा हूँ या मैंने बनाई है इसको पब्लिक पसंद करे। तो जो फिल्म पब्लिक पसंद करती है वो हिट होती है। और मैं आज भी अगर मुझे कोई फिल्म ऑफ़र होगी तो मैं ऐसी ही बनाने की कोशिश करूँगा कि जो बॉक्स ऑफिस पे कोशिश करूँगा कि बॉक्स ऑफिस पे हिट हो और लोग उसको पसंद करें। बिल्कुल। और उससे अगर हम उस फिल्म पे 5 करोड़ रुपया या 5 लाख लगाते हैं तो यार मेरे फिल्म साज को 5 लाख के साथ कम से कम 3 लाख 4 लाख
प्रॉफिट तो हो ना। बिल्कुल। वो फिल्म बनाने की कोशिश करूँगा जिससे कमर्शियल, उसकी कमर्शियल वैल्यू हो। सर, आपके मुतालिक एक और बात भी सुनने में आई है कि आप साइलेंट सीन को बहुत अच्छे से पिक्चराइज करते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, जो लोग मेरे साइलेंट सीन को किया हुआ, पिक्चराइज किया हुआ अगर पसंद करते हैं, जी। उनकी नज़र में या उनके हिसाब से मैं साइलेंट सीन को अच्छा पिक्चराइज, पता नहीं अब करता भी हूँ कि नहीं करता, लेकिन उनके अगर कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं तो फिर मैं उनके हिसाब से करता हूँगा, साइलेंट सीन अच्छा पिक्चराइज करता तो हूँ। ये बात सच है? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच है। मैंने कभी नहीं ये महसूस, वैसे ये बात जो पता नहीं आप सवाल कहाँ से कैसे सवाल आप कर रही हैं, सर या बस देख लें। बड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि जो सवाल आप कर रही हैं वो रिलेटेड हैं, और वो कुछ मेरे से करने वाले भी थे जो आपने किए। अच्छा, अब ये जो सवाल आपने किया, ये मैं कुछ लोगों से सुनता भी हूँ, कुछ दोस्त यार कहते भी हैं कि यार दाऊद भट्ट जो है वो साइलेंट ट्रीटमेंट सीन को जो देना होता है वो बड़ा अच्छा देता है, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो मैं तो यही कहता हूँ, मैंने कहा यार ये आपकी नज़र है, बिल्कुल, आप समझते हैं इसको। बहरहाल मैं तो कोशिश करता हूँ सारे ही सीन बेहतर ट्रीटमेंट से करूँ, जो जितनी किसी सीन की डिमांड है। जब मैं डिमांड से ज़्यादा करूँगा तो वही बात होगी जो मैंने कहा कि जी मैंने ओवर डायरेक्शन की कर दिया तो मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। बिल्कुल। तो हर एक सीन की अपनी डिमांड होती है कि उसको बैलेंस भी रखना पड़ता है। कितना ट्रीटमेंट चाहिए। तो अगर देखिए साइलेंट सीन जो होता है ना, उसकी ज़ुबान कोई नहीं होती, वो साइलेंट जो है उस पे सारी पिक्चराइजेशन चलती है। वो डायरेक्टर को समझाना पड़ता है ऑडियंस को कि भाई मेरा एक्टर ये क्या इस कहना वक्त चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है या इस वक्त ये कह रहा है, हालांकि वो कह नहीं रहा होता। तो वो डायरेक्टर ने बताना होता है। और ये साइलेंट सीक्वेंस जो होता है ना जी फिल्म के लिए, जो ये फिल्म का सबसे मुश्किल तरीन सीन होता है जी। इतना टाइम जो है ना फिल्म का, जितना भी 3 मिनट का कोई सीन चलता है, 4 मिनट का बोलने वाला जो सीन होता है ना, टॉकी जिसे हमें कहते हैं, उससे ये ज़्यादा मुश्किल होता है करना। तो जो भी कोई इसको अच्छा कर जाता है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा है, वो उसने पब्लिक को समझा दिया, पब्लिक की समझ में आ गया, तो पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल। बहरहाल मैं, आप कह रहे हैं या लोग कहते हैं तो उनके हिसाब से मैं करता हूँगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता चला आज तक कि जी मैं साइलेंट सीन बहुत अच्छा करता हूँ। सर, आप अपनी एक फिल्म वडेरा के बारे में बताएं जिस पर आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। इतनी सुपरहिट मूवी कैसे? देखिए बात ये है कि जब मैंने वडेरा फिल्म हमने शुरू की ना जी, तो उस वक्त सुल्तान राय साहब का एक पीक पीरियड था। उनके बगैर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके बगैर फिल्म नहीं बनती थी और फिल्म का तस्वर भी नहीं था उनके बगैर। वडेरा जब हमने शुरू की, मुझे फिल्म वो मिली, हमने कहानी डिस्कस की। ये जो वडेरा की इस वक्त कहानी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसको डिस्कस कर रहे थे हम, करते 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 ये शक्ल बन गई कहानी की। जब ये कहानी की शक्ल बन गई तो फिर हम कास्ट की तरफ आए, मैं और मेरा फिल्म साज। और कास्ट में हमने डिसाइड किया जी कि सुल्तान राय साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और इकबाल हसन साहब, ये 3 एक्टर उस फिल्म में हमने डिसाइड किए। तो ठीक है, मैंने और मेरे फिल्म साज ने की, मैं भी था उसमें शामिल डिसाइड करने में। जब डिसाइड कर लिए
अभी उनको हमने साइन नहीं किया किसी को, डिसाइड कर लिए, कहानी कंप्लीट हो गई। वो उन दिनों वो नया नया चला था ये फोटोस्टेट जो ने, वो एक स्क्रिप्ट कॉपी फोटोस्टेट करके मुझे भी मेरे फिल्म साज ने दी कि जी ये आपकी कॉपी। अब कास्ट में सुल्तान राई साहब, मुसवा कुरैशी साहब और इकबाल हसन साहब थे। उसमें कुरैशी साहब ने जो रोल किया, अभी आप जब वडेरा देखें तो उसमें जो कुरैशी साहब ने रोल किया वो कुरैशी साहब ही कर रहे थे, और जो रोल उसमें गुलाम अय्युद्दीन साहब ने किया उसके लिए हमने राई साहब को डिसाइड किया हुआ था कि सुल्तान राई साहब ये रोल करेंगे। और उसमें एक रोल और है, वो कोचवान का रोल है, नूरा कोचवान है, वो अंधी माँ का बेटा होता है और उसकी बहन की शुरू में रेप हो जाती है उसकी बहन, तो वो एक छोटा सा रोल था, वो इंटरवल तक चलता था। तो इंटरवल पे उसकी डेथ थी उस कैरेक्टर की। वो रोल हमने सोचा हुआ था कि इकबाल हसन साहब करेंगे। जब उन्होंने मुझे वो फोटोस्टेट कॉपी दी कि ये आपकी कॉपी है, इसको ज़रा पढ़ें, स्टडी करें और इसको पढ़ते रहा करें, मैंने कहा ठीक। उन्होंने मुझे वो दी, मैंने उसको मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ रहा था, देख रहा था, ऐसे ही मूड आया तो पढ़ते 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 मुझे एक जगह पे जाके ख्याल आया कि यार अगर इस कहानी में सुल्तान राई साहब हुए ना तो ये कहानी फ्लॉप हो जाएगी। मैं अगले दिन मेरा टाइम था, अगले दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जुमा था, जुमे का दिन था, तो रॉयल पार्क में मेरा टाइम था ऑफिस में फिल्म साज के साथ। मैं उनके पास गया अपने टाइम पे, वो कहानी भी मेरे पास, स्क्रिप्ट भी था, मैंने जाके रखा। तो वो हाँ जी भट्ट साहब देखा, फिर रात आपने स्क्रिप्ट, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस दिन हमारे साथ एम अशरफ साहब की भी मीटिंग थी, मौसीकार एम अशरफ साहब ने भी आना था। उन्हें कौन नहीं जानता, गाने कोई काम करने के लिए, यानी उनको साइन करना था। तो वो आए, अभी आए नहीं, तो मैंने फिल्म साज को कहा, मैंने कहा जी पढ़ा आपने इसको? मैंने कहा जी। तो मैंने कहा जी फारूक साहब, उनका नाम फारूक मलिक फिल्म साज। तो मैंने उनको कहा, मैंने फारूक साहब ये बात मेरे जहन में रात को आई कि इसमें अगर सुल्तान राई साहब हुए ना तो ये कहानी नहीं चल सकती। वो परेशान हो गया बंदा, उसका मैंने देखा अजीब सा उसका चेहरा हो गया। एक जाहिर है उस वक्त वो जो मैंने बात की कि तसव्वुर ही नहीं था राई साहब के बगैर। अब मैं कह रहा हूँ उसमें राई साहब नहीं होने चाहिए। तो वो बंदे ने पूछा जी वो क्यों, कैसे आप कह रहे हैं? मेरे पास जो एक दो आर्गूमेंट थे, दो तीन, वो मैंने दिए उनको कि जी इस वजह से सुल्तान राई नहीं होना चाहिए, इस वजह से नहीं होना चाहिए। उसमें बेसिक वजह ये थी कि देखें उसमें जो टाइटल, फिल्म का नाम वडेरा था, जो टाइटल रोल कर रहा था ना बंदा, वो कर रहा था मुसवा कुरैशी साहब, और उनके नीचे जो रोल था वो कर रहे थे सुल्तान राई साहब। अब राई साहब का इमेज जो था ना उस वक्त, सुल्तान राई साहब का इमेज बहुत बहुत ज़्यादा इमेज था। बहुत लोग उन तसव्वुर ही नहीं करते थे लोग कि ये किसी से मार खाए या ये किसी के नीचे काम करे, किसी भी करैक्टर के नीचे या किसी एक्टर के नीचे काम करे, वो सबसे बड़ा एक्टर समझा जाता। तो वो थोड़ा सा कुरैशी साहब के नीचे था वो रोल। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी यहाँ अगर राई साहब का इमेज ज़्यादा है, वो मुसवा कुरैशी साहब के नीचे काम करता हुआ हमारी फिल्म को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। यहाँ वो एक्टर हमें लेना चाहिए जिसका मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से इमेज कम हो, थोड़ा कम हो, तब हमारा वडेरा भी निखर कर सामने आएगा और अपने किरदार में भी बड़ा लगेगा। तो उसने ये भी, फिर मैंने एक और आर्गूमेंट उनको दिया। मैंने कहा यार देखें मलिक साहब, सुल्तान राई का वो इस वक्त ये इमेज है कि उसकी बहन की कोई बंदा फिल्म में कोई रेप कर देता उसको, तो
वो इस सीन में यानी 11 नंबर सीन में उसकी बहन को किसी ने रेप किया, तो 12 नंबर सीन में लोग ये चाहते हैं कि सुल्तान रई उसको मार दे, कत्ल कर दे। तो यहाँ तो हमारी कहानी में तो ऐसा है ही नहीं। हमारी कहानी में तो वो कातिल रेप करने वाले को एंड तक नहीं मारता, एंड पे भी उसको मुस्तफा कुरैशी साहब मारते हैं। तो रई साहब को लोग नहीं हजम करेंगे इस रोल पर। थोड़ी सी समझ आई तो उनको सुना उन्होंने, तो उठकर वो सिगरेट की डब्बी और माचिस लेकर ना वो पता नहीं बाथरूम में चला गए, कहाँ चले गए। 20 मिनट के बाद वो वापस आए, तो मैं बैठा हुआ था अकेला। मैंने कहा या अल्लाह, पता नहीं मैंने क्या कह दिया इनको, अब क्या रिजल्ट आता है वहाँ से। ये बंदा पता नहीं किसी से पूछने गया है, कहाँ गया है। वो 20 मिनट के बाद वो बंदा 15 मिनट के बाद वापस आया और माचिस और सिगरेट की डब्बी उसने ऐसे टेबल पर फेंकी। तो उसने कहा जी भट्ट साहब आप ठीक कहते हैं। ज़हीन आदमी था, पढ़ा लिखा बंदा, मान गया। उसने भी खुद, चूँकि सारी कहानी में वो भी मेरे साथ, मैं उसके साथ था, वो मेरे साथ, हम दोनों ने ही कहानी बनाई उस फिल्म की। उसकी कहानी बनाने में कोई राइटर नहीं शामिल। जब फिल्म के डायलॉग लिखने की बारी आई तो फिर हमने सईद साइली साहब को राइटर लिया कि जी इसके डायलॉग लिखे। इसमें एक और भी बात बड़ी मज़े की है, उसकी कहानी हम दोनों ने बैठ के लिखी हुई थी। एक राइटर को हमने उसका स्क्रिप्ट दिया ऐसे डमी डायलॉग के साथ, डमी डायलॉग लिखा हुआ था कि जी ये कहानी पढ़ें और इसके डायलॉग लिखें। तो वो राइटर 2 दिन के बाद स्क्रिप्ट वापस ले आया। उसने कहा जी इस कहानी के मैंने डायलॉग क्या लिखने हैं, ये कोई कहानी है, ये क्या है, इसमें तो डायलॉग लिखने की जगह ही नहीं है, और फिर ये कहानी ही कुछ नहीं है। उसने रिजेक्ट कर दी।